तो हम लोग इसमें अरब स्प्रिंग के बारे में बात करेंगे। तो वेलकम टू unedited session of GS blog. So we are talking about the what is the Arab Spring and why it started. So all segment and all the angle of the Arab Spring we are discussing here. So अब थोड़ा सा मैं इस मैप में आपको दिखाना चाहूँगा। ये पूरा जो रीजन है ना, यहाँ पे एक अरब स्प्रिंग आया था। ये अरब स्प्रिंग क्या था वो हम अभी डिटेल्स में देखेंगे। ये देखिए पूरे ये नॉर्दर्न अफ्रीका जो हो गया, यहाँ मोरक्को, ये ट्यूनीशिया हो गया। ट्यूनीशिया से स्टार्ट होता है, लीबिया, इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया, इराक, ये हो गया यमन। ये पूरा है अरब स्प्रिंग का रीजन है। यदि आप नीचे देखोगे तो उधर सूडान उडान इधर भी आ जाता है। इवन एक्चुअली ये मेन था जो मुस्लिम कंट्री में ये हुआ था। ठीक। सो ये आप मैप देखिए, ये पूरा नॉर्दर्न अफ्रीका हो गया। थोड़ा सा मैप देखिए, ये हो गया आपका मेडिटेरेनियन सी। ये मेडिटेरेनियन सी है। ये आपका हो गया रेड सी। दिस इज द रेड सी। देन ये, ठीक। आप इधर आ जाएंगे तो ये आपका इजराइल हो गया। इधर इजराइल हो गया। ऊपर चले जाएंगे तो ये ग्रीस हो गया। ये इधर टर्की हो गया। ये इटली। और ये पूरा ये स्पेन, ये पोर्चुगल। तो यही है मैप आपका। ये स्टेट ऑफ जिब्राल्टर। ये इधर आप आ जाते हैं अटलांटिक ओशन में। ये हो गया मेडिटेरेनियन सी। तो ये पूरा मैप है। सो हम अब इसमें देखेंगे भाई कि अरब स्प्रिंग जो हुआ था, क्यों हुआ था, और ट्यूनीशिया से स्टार्ट हुआ, फिर उसके बाद पूरे अरब में फैला। ठीक है। तो इसके पीछे का क्या रीजन था उसको हम देखने की कोशिश यहाँ पे करेंगे। देखिए इसमें तो ये कहा जाता है कि जो भाई इसमें वेस्ट का क्या इंटरेस्ट था, जो वेस्ट है उसका क्या इंटरेस्ट था, यूएस एंड एलाइड पावर का। सेकंड क्वेश्चन ये उठता है कि भाई ये 2011 में ही क्यों स्टार्ट हुआ। डिजिटल रेवोल्यूशन जो रेवोल्यूशन हुआ उसका क्या रोल था इसमें। ठीक है। देखिए, तो अब अरब स्प्रिंग जो ट्यूनीशिया में स्टार्ट हुआ था, इसके पीछे का जो रीजन है ये कहा जाता है कि जो भाई एक फल बेचने वाला था, एक वेंडर, उसने आत्महत्या कर लिया। आत्महत्या क्यों कर लिया? क्योंकि वहाँ का जो सिस्टम था, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, वहाँ का जो पुलिस था, वहाँ का जो अदर स्टेट के जो ऑफिशियल्स थे, तो उनके उनके एटीट्यूड से, उनका जो लोगों के प्रति या लोगों के लिए जो उनका एटीट्यूड था, उससे लोग बहुत नाराज थे और लोग बहुत परेशान हो रहे थे। उनके लोगों के आम जिंदगी में बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही थी। काइंड्स ऑफ परेशानी आ रही थी, जैसे मतलब पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, मतलब अलग अलग तरह की परेशानी आ रही थी। सेकंड चीज़ ये है कि ये जो रीजन था ये पूरा मोनार्की रीजन था। मोनार्की जहाँ पे होगा तो वहाँ फिर लोगों का जो इंडिविजुअल का जो राइट होगा, जो डेमोक्रेटिक राइट होगा, जो इंडिविजुअल की इंपॉर्टेंस होगा, जो उसकी थॉट होगा, जो उसकी आइडियोलॉजी होगा, जो उसको लिबर्टी मिलनी चाहिए, वो चीज़ ख़त्म हो जाएगा। जो भी होगा वो मोनार्की का जो हेड ऑफ़ द स्टेट जो एक बैठा होगा, वो जो डिसाइड करेगा, वो उसके अकॉर्डिंग काम करेगा। ठीक। और फिर उस मोनार्की को प्रोटेक्ट करने के लिए जो पूरी मशीनरी होती है, जिसके अंदर की बहुत सारा करप्शन फैला होता है, क्योंकि क्योंकि यदि स्टेट टोटली उसके उस पे कड़ा एक्शन लेगा, बहुत टाइट एक्शन लेगा, तो जो सिस्टम है वो कोलैप्स कर जाएगा। और जो मोनार्की का ऊपर जो बैठा हुआ है उसको तो अपने आप को क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है। जब भाई मोनार्की को कोई क्वेश्चन ना करे, मोनार्की को कोई हटाए नहीं, तो वो क्या करता है, जो उसके अंदर जो जो सारे सिस्टम होते हैं, जो उसका कह सकते हैं जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम होता है, जो उसका पुलिस फोर्स होता है, जो उसका आर्मी होता है, जो भी होता है, तो उसको बहुत ज़्यादा वो कह सकते हैं कि जो जैसे करप्शन है, इस तरह का जो भी होता है, तो उस बहुत ज़्यादा एक्शन नहीं लेता है, क्योंकि ज़्यादा एक्शन लेगा तो भाई उसके अंदर भी आ जाएगी बात, तो भाई हमें भी तुम टाइट कर रहे हो तो हम भी तुम्हारे अगेंस्ट चले जाएंगे, तो वो नहीं होता है। तो जितने भी करप्शन फैले होते हैं उसमें वो किसी भी तरह का चेंज लाने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि मोनार्की को अपने को प्रोटेक्ट करना है। इसका जो रिपोर्कशन होता है वो किस पे होता है, आम लोगों की ज़िंदगी पे होता है। तो यही सब वजह से एक कह सकते हैं कि एक ट्यूनीशिया में ये घटना हुआ कि वो फल बेचने वाले थे, वो आत्महत्या कर लिया। तो एक जो आत्महत्या करने के बाद ये एक आग की तरह भड़का, जो कहते हैं ना इमीडिएट कॉज क्या होता है, तो दिस इज द इमीडिएट कॉज। सेकंड चीज, यदि इसके बैकग्राउंड में देखेंगे तो मैंने आपको बताया था इससे पहले, सलाफिस्ट मूवमेंट के बारे में बताया था कि किस तरह से सलाफिस्ट मूवमेंट का मेन आइडियोलॉजी यही था कि जो भाई जो मोनार्की है उसको प्रोटेक्ट करना है, और जो रेडिकल या कुछ फंडामेंटलिस्ट थॉट है यदि है,
तो उसको प्रोटेक्ट करना और उस उसके अगेंस्ट पूछना हो और उस इस आइडियोलॉजी को पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में इसको एक्सप्रेड करना। एक तो ये है जिससे मोनार्की प्रोटेक्ट हो और किसी भी तरीके का मोनार्की के ऊपर क्वेश्चन ना उठे। दूसरा काउंटर जो इसका आर्गुमेंट है, या दूसरा जो इसका दूसरा पक्ष है, जैसे कि वेस्ट एंड एलाइड, जिसके एलाइड है या यूरोपियन नेटो ब्लॉक जो भी है, उसका ये कहना है कि जब भाई वर्ल्ड में ये डेमोक्रेसी आना चाहिए, रूल ऑफ लॉ आना चाहिए, मोनार्की को खत्म करनी चाहिए, किसी एक के आदमी किसी एक हाथ में इतना पावर नहीं होना चाहिए। इंडिविजुअल का जो राइट्स है, उसकी जो थॉट है, उसकी आइडियोलॉजी है, उसकी जो लिबर्टी एज ए ह्यूमन बींग जो होना चाहिए, वो मिलना चाहिए। ठीक, एक ह्यूमन राइट्स के ग्राउंड पे। तो वो उनका ये कहना है कि जो भाई इस चीज़ को हम पूरी दुनिया में फैलाएंगे और जो उसके रास्ते में आएगा तो उसको हम साफ करने की कोशिश करेंगे काइंड्स ऑफ मीन्स का यूज करते हुए। ठीक, तो ये है एक काउंटर जो मैंने आपको बैकग्राउंड बताया। देखिए अब हम ओरिजिन एंड टाइमलाइन देखते हैं। देखिए ये 2010 में स्टार्ट हुआ। मोहम्मद बौजीजी, a Tunisian street vendor, immolated himself in a protest of the police harassment. His act ignited the widespread anger. वही हुआ, उसने आत्महत्या कर ली। ठीक है, उसके बाद देखिए इसका टाइमलाइन यदि आप देखोगे तो ट्यूनीशिया में जो हुआ था 2010 से 11 के बीच में, मैंने आपको मैप पे दिखाया, अपराइजिंग ओवर द करप्शन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। अब देखिए जब मोनार्की होगा, मोनार्की वेल फंक्शंस नहीं होगा, वो काम नहीं करेगा सही से, क्योंकि उसको जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है उसको भाई बना के रखना है, उसको फुसला के रखना है। वो थोड़ा बहुत मतलब करप्शन कर भी रहा है तो उसको उस पर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि भाई उसको यदि टाइट करोगे तो वो खुद मोनार्की को हटाने की कोशिश करेगा। ठीक, तो जो करप्शन था वो बहुत ज़्यादा था उसके अंदर। अनएम्प्लॉयमेंट थी, क्योंकि यदि आप मोनार्की रहेगा, यदि आप मार्केट इकोनॉमी के अंदर नहीं जाएगा। मार्केट इकोनॉमी कब डेवलप होता है? जब जब रेगुलेशंस कम हो, स्टेट एज ए रेगुलेशन होता है, रेगुलेटरिंग एजेंसी होती है, और स्टेट एज ए फैसिलेटर होता है जो आपको फैसिलिटी प्रोवाइड कराती है। लेकिन मोनार्की के अंदर ये सब चीज़ होता नहीं है। ठीक है, और मार्केट इकोनॉमी यदि यदि आप इकोनॉमी को नहीं खोलते हैं तो आपकी इकोनॉमी उतना ग्रोथ नहीं करेगा। ग्रोथ नहीं करेगा तो ऑब्वियसली है कि ये अनएम्प्लॉयमेंट होगा ही होगा। इन्वेस्टर आएंगे नहीं, पैसा लगाएंगे नहीं, तो आपकी इकोनॉमी कहाँ से ग्रोथ करेगा? तो अनएम्प्लॉयमेंट होगा ही होगा। तो एक तो ये चीज़ था, तो भाई करप्शन हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, तो प्रेसिडेंट बेन अली फेल, जो वहाँ का प्रेसिडेंट था, वो इस चीज़ को, इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में वो फेल रह गया था। ठीक, और उसको उसमें यदि किसी भी तरीके का आवाज़ उठता था, जैसे कि ये वेंडर था, तो इसकी जो भाई प्रॉब्लम थी, इसने इसके खिलाफ आवाज़, मतलब इतना प्रॉब्लम था कि ये उस चीज़ से वो अपने आप को ही ख़त्म कर लिया। ठीक, जो वहाँ का प्रेसिडेंट था वो इस चीज़ को करने में नहीं रहा, उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में कैपेबल नहीं था। सेकंड, यदि आप देखोगे तो इजिप्ट में 2011 में मेसिव ताहिर स्क्वायर प्रोटेस्ट होस्नी मुबारक स्टेट जो वहाँ का था उसके अगेंस्ट हुआ था। लीबिया में देखो द आर्म रिवोल्ट, नेटो इंटरवेंशन, गद्दाफी किल्ड। ठीक है, हम एक टाइमलाइन बताते हैं। अब हम नेक्स्ट में हम यदि हम इसको डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप लीबिया में देखोगे तो एक बेंगाजी में यूएस कॉन्सुलेट पे मतलब अटैक हुआ था, जो 9/11 को याद करके अटैक किया गया था बेंगाजी में। ये बहुत बड़ा एक वो चीज़ था, कह सकते हैं। एक इस पे बहुत सारा मूवी भी बना है हॉलीवुड के अंदर, जो उस बेंगाजी में जो यूएस का कॉन्सुलेट था, जहाँ पे एम्बेसडर को किल किया गया, जो वहाँ के यूएस का जो ऑफिशियल था वो भी मारा गया था। तो किस तरह से जो इस्लामिक आउटफिट था, रेडिकल इस्लामिक आउटफिट था, वो किस तरह से अटैक किया था 9/11 को याद करके, या 9/11 का जो बरसी था, एनिवर्सरी था, उसमें किया गया था। तो वो भी एक बताएं, आगे डिस्कस करेंगे ये लीबिया के बारे में। सीरिया में देखेंगे तो बशर अल असद से एक के वाला जो टाइम है वो अभी देखेंगे कब तक चला। अभी रिसेंट अभी बशर अल असद छोड़ के भागा है, तो सीरिया वाला इशू बहुत लंबा है, लेकिन ये भी अरब स्प्रिंग से जुड़ा हुआ है। फिर उसके बाद यमन देखोगे, यमन के अंदर हुती देख रहे हैं, हुती अभी भी बहरीन, मोरक्को, अल्जीरिया, जॉर्डन, इराक, हर एक जो भी है सब जगह ये हो गया। क्या हो गया था कि जो मोनार्की था उसके अगेंस्ट में वो लोग सड़क पे आ गए, बोले कि नहीं नहीं मुझे अब नहीं चाहिए, बहुत सारा डिस्कम्फर्ट, बहुत सारा प्रॉब्लम आ रहा है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम आ रहा है, करप्शन बहुत है, मेरा काम लोगों में अनएम्प्लॉयमेंट है, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, इकोनॉमिक ग्रोथ हो नहीं रहा है, लोगों के पास पैसे नहीं होते हैं, इतना महंगाई होता है, तो लोग इस पे सड़क पे आ गए थे। वो सब मोनार्की के अगेंस्ट जा रहे थे। ठीक, मोनार्की को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या था, सलाफिस्ट। सलाफिस्ट क्या था? एक जो
सुन्नी मुस्लिम ग्रुप है जो प्योर इस्लामिक कॉन्सेप्ट पे काम करता है, और वो किसी भी तरीके का अपने अंदर कोई भी इनोवेशन नहीं चाहता, जैसे कि शिया हो गया या सूफीज़्म हो गया, इस सब तरह का जो एक मॉडरेट काइंड्स ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी है उसको नहीं मानता है। वो कहता है जो भाई जो हमें ऊपर से मिला है, जो हमारे दो बुक है, एक कुरान है, हदीस है, उसमें जो लिखा हुआ है उसी के अकॉर्डिंग हम आगे बढ़ेंगे, किसी भी तरीके का यदि इनोवेशन लेके आओगे तो हम उसको नहीं मानेंगे। तो ये मोनार्की को प्रोटेक्ट करने के लिए सलाफिज्म पूरे अपना काम करता है, जिसका कि प्रमोटर कौन है, सऊदी अरेबिया है। तो और इधर ये जो इतने कंट्री के अंदर ये इस तरह का जो प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ था, उसको कौन उसको कौन कह सकते हैं कि पीछे से सपोर्ट कर रहा था। उसके पीछे के सपोर्ट करने में कौन था, वेस्ट एंड एलाइड पावर, उसका क्या कहना था, वर्ल्ड में डेमोक्रेसी लाना है। यहाँ पे एक फैक्टर आता है, क्या, रशिया का फैक्टर आता है। रशिया 1990 में ख़त्म हो गया था, यूएसएसआर आ गया था, रशिया आ गया था। रशिया भी क्या है, कम्युनिज्म, कम्युनिज्म है, सोशलिज्म, कम्युनिज्म सोशलिज्म थोड़ा चाइनीज टाइप नहीं है, लेकिन सोशलिज्म के नाम पे वो भी एक तरीके से सिंगल हैंडेड पार्टी के ही जीतता है, सिंगल पार्टी ही वहाँ पे जीतता है, उसी के हाथ में पावर रहता है, कंट्रोल रहता है। तो वो भी इंडिविजुअल के राइट, इंडिविजुअल के इस पे उतना ज़्यादा फोकस नहीं करता है अकॉर्डिंग टू वेस्ट। तो तो वो किससे किससे मेल खाता है, उसकी रशियन आइडियोलॉजी, और किससे मैच करता है। जैसे कि बशर अल असद हो गया, सीरिया में हो गया, सीरिया में बशर अल असद के रिजिम को बचाने के लिए ईरान रशिया ने पूरी तरीके से सपोर्ट किया था। अभी यदि बशर अल असद को भगा दिया गया, उसके पीछे एक ये भी है फैक्टर है कि भाई अभी रशिया फंसा हुआ था इसमें, इराक के ये यूक्रेन के अंदर, यदि नहीं फंसा रहता तो हटाना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होता, समझ गए। तो ये पूरा टाइमलाइन हो गया। देखिए पॉलिटिकल एंगल इसमें यदि देखोगे अरब स्प्रिंग में, तो कॉमन फीचर ऑफ द रिजीम, अथॉरिटेरियन जो रिजीम होता है उसका फीचर क्या होता है, अथॉरिटेरियन होता है, लाइफ लॉन्ग रूलर्स, नो फ्री इलेक्शंस। भाई एक ही मोनार्की होता है, एक ही वंश का शासन होता है वहाँ पे, उसी के जनरेशन जो आते सक्सेसर आते चले जाते हैं, वहाँ पे किसी भी तरीके का इलेक्शन विलेक्शन नहीं होता है। जो इंडिविजुअल का राइट्स जो होना चाहिए, जो डेमोक्रेसी होनी चाहिए, जो उसका चुनने का अधिकार, रिप्रेजेंटेटिव, ये सब कुछ नहीं होता है। वो कहा जाता है कि जो भाई जो वहाँ पे मोनार्की है, जो राजा है वहाँ पे, वो जो डिसाइड करते हैं, जो वो जो रूल बना दिया, वो जो पॉलिसी लेके आया है, उसी को आगे बढ़ाना है नीचे तक। बाकी किसी भी तरीके का लोगों का इंटरेस्ट, लोगों का क्या मन है, लोगों किस तरह से चाहता है, जो भाई इस तरह का रिफॉर्म हो, इस तरह से पॉलिसी बनाया जाए, इस तरह से डेवलपमेंट हो, इस तरह से बोला कि इसकी जरूरत नहीं है, हम जो कर रहे हैं वही सही है। तो ये अथॉरिटेरियनिज्म होता है, ठीक। पुलिस स्टेट, सर्विलांस, रिप्रेशन एंड नो पॉलिटिकल डिसीजन। यदि देखिएगा इसमें है क्या, यदि मोनार्की होगा तो मोनार्की को हमेशा ये डर बना रहता है, जो भाई अंदर में कोई कंस्पिरेसी तो नहीं कर रहा है मुझे हटाने के लिए। वो हरदम वो हमेशा उसमें एक डर बना रहता है। तो उस डर को ख़त्म करने के लिए वो क्या करता है, पूरे एकदम सब पे नज़र रखता है, जो क्या कौन कहाँ क्या कर रहा है, किसी भी तरीके का वो कॉन्स्पिरेसी तो नहीं हो रहा है, किसी भी तरीके का सिविल वॉर वाला सिचुएशन तो नहीं क्रिएट हो रहा है। तो वो सर्विलांस एक पुलिस स्टेट की तरह काम करता है, सर्विलांस होता है, रिप्रेशन होता है, पॉलिटिकल डिसीजन। कोई भी थोड़ा सा भी कुछ करा, यदि मान लो कि सोशल मीडिया पोस्ट ही कोई इस तरह से दे रहा है, तो वो फिर उसको पकड़ लेता है, जब भाई ये अगेंस्ट मोनार्किज्म तुम कर रहे हो, तुम चलो जेल में चलो, तुम्हें सज़ा मिलेगी। तो इस तरह से क्या देख सकते हैं, जो भाई पर्सनल ओपिनियन या पर्सनल डिसेंट जो होना चाहिए, या राइट टू स्पीच, ये सब नाम का कोई चीज़ होता ही नहीं है। एक पुलिस स्टेट की तरह काम करता है। दिस इज द कॉमन फीचर ऑफ ये रिजिम। देखिए, द करप्शन एंड नेपोटिज्म, इलीट इनरीच देमसेल्फ व्हाइल द पॉपुलेशन सफर। अब जो मोनार्की को जो सपोर्ट करेगा वो उसी, यदि किसी के अंदर भाई डेमोक्रेसी बहुत अंदर तक है, वो चाहता है डेमोक्रेसी आए, उसे जो वो बहुत आइडियलिस्टिक पर्सन है, वो इस सब तरीके की बात करेगा, तो मोनार्की तो नहीं रखेगा, क्योंकि वो मोनार्की का क्या आइडियोलॉजी, मोनार्की का आइडियोलॉजी का उसको मैच ही नहीं खाएगा। जो मोनार्की का आइडियोलॉजी है उसी में वो अपने आइडियोलॉजी को, आदमी को ही वो सिस्टम के अंदर रखेगा। तो क्वालिटी ऑफ मैन पावर तो होगा नहीं। सेकंड चीज़ ये है कि जो भाई इसमें क्या होगा, यदि उसमें भाई भतीजावाद बढ़ेगा, नेपोटिज्म बढ़ेगा, समझ गए। तो ये चीज़ है। प्रोटेस्ट डिमांड, जो प्रोटेस्टर है तो उसका डिमांड क्या होता है भाई, डेमोक्रेटिक रिफॉर्म होना चाहिए, इन द इमरजेंसी लॉ, फ्री इलेक्शन, कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग, जस्टिस, अकाउंटेबिलिटी। कहते हैं जो ये मॉडर्न जो चीज़ है ना उसको लेके आओ, वो तुम जो पुराने दादा जमाने के लेके अभी तक भी बैठे हो 21st सेंचुरी में, वो उसको हम मानने वाले नहीं है। ये है मोשראर्की के अगेंस्ट का जो काउंटर वाले हैं, जो चाहते हैं मोनार्की को हटाना, उनका ये कहना है भाई डेमोक्रेटिक रिफॉर्म लेके आओ, फ्री इलेक्शन लेके आओ, हमारा जो हम चाहते हैं इस तरह से डेवलपमेंट हो स्टेट का, हम चाहते हैं इस तरह से एजुकेशन हो, इस तरह से एम्प्लॉयमेंट की जनरेशन इस तरह से होगा। भाई तुम अपने स्टेट के मशीनरी में केवल अपने भाई भतीजे को भर रखे हो, उसको हटाओ, मेरे पास टैलेंट है, मुझे लो, मुझे बोलने दो, मैं मेरा जो आइडिया है उसके अकॉर्डिंग चलो। ये है मतलब
उसके डेमोक्रेटिक वाले का बात आप देखेंगे, आउटकम यदि देखेंगे तो ट्यूनिशिया में डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन हुआ, डेमोक्रेसी स्ट्रगलिंग टूडे। देखिए ये जो अरब स्प्रिंग हुआ ना, तो वहाँ पे एक सिविल वॉर का सिचुएशन क्रिएट हो गया, क्योंकि भाई जो स्टेट जो मोनार्की होगा तो मोनार्की का भी तो सपोर्टर बहुत सारा धरा होता है ना, मोनार्का मोनार्की का भी सपोर्टर होता है, और जो एंटी मोनार्की होता है वो भी एक उसका भी सपोर्टर बहुत बड़ा होता है। तो फिर इन दोनों के बीच में फंस जाता है, लड़ाई हो जाता है, तो वो हो गया सिविल वॉर, क्योंकि जो मोनार्की का प्रोटेक्टर है वो कहेगा भाई नहीं नहीं मोनार्की है, इसी को रहने दो। तो जो स्टेट की मशीनरी है उसके स्टेट मशीनरी मोनार्की के साथ काम करता है, जो पुलिस फोर्स हो गया, आर्मी हो गया, वो मोनार्की को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। कुछ उसके अंदर कुछ ग्रुप ऐसे भी होते हैं वो जो उसमें रहते ही हैं लेकिन चाहते हैं जो मोनार्की हट जाए, वो फिर क्या करते हैं, रेबल्स हो जाते हैं और इधर आके डेमोक्रेटिक वाले के साथ जुड़ जाते हैं, फिर वो काम करते हैं। फिर डेमोक्रेटिक का सपोर्ट कौन करता है, डेमोक्रेटिक का सपोर्ट जो बाहर बाहर वाला है, जो चाहता है कि जो भाई पूरे वर्ल्ड में डेमोक्रेसी है, रूल ऑफ लॉ है, वो सपोर्ट करते हैं। जैसे कि अरब स्प्रिंग के बारे में एक चीज़ हम यहाँ पे बताने की कोशिश करेंगे। अरब स्प्रिंग में ये कहा जाता है कि जो एक डिजिटल क्रांति आया था 2011 के बाद, जो फेसबुक आया, जो फेसबुक व्हाट्सएप तो नहीं आया, फेसबुक आया, ट्विटर आया, जो इस तरह का जो भी जो मैसेज को बहुत ईजिली और बहुत लार्ज स्केल पे पूरे स्प्रेड कर सकता है, उसका बहुत बड़ा रोल है। सेकंड चीज़ ये कहा जाता है कि जो वेस्ट है वो अपने मनी पावर का बहुत ज़्यादा यूज़ किया इसमें। वो जो इस मोनार्की के अंदर जितने भी सिविल सोसाइटी थे जो चाहते थे जो भाई मोनार्की हटे, उस तरह का जो भी एनजीओ था, जो भी सोशल हेल्प ग्रुप था, जो भी इस तरह के मीडिया इंस्टीट्यूशंस था, ठीक है, उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। एनजीओ हो गया, इस सबको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। वो इसके बारे में कहते हैं। विकिलीक्स का भी रिपोर्ट है जो लीक हुआ था, उसमें भी उसने कहा था मिडिल मिडिल ईस्ट की तरह किस तरह से सीआईए जाके वहाँ के जो भी है प्रो डेमोक्रेसी वाले हैं उसके साथ मीटिंग करता था, इवन द बिफोर द 2011, मतलब 2011 से पहले जब अरब स्प्रिंग स्टार्ट होता है उससे पहले जाके सीआईए वाले जाके किस तरह से वहाँ के जो भी एनजीओ हैं, जो भी वहाँ के प्रो डेमोक्रेटिक लोग हैं, उसको किस तरह से मतलब मीटिंग करता था, फिर उसको सपोर्ट करता था, उसको इनकरेज करता था, नहीं नहीं तुम इस मोनार्की को चैलेंज करो, वी आर विथ, हम लोग तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हें हर एक सपोर्ट देंगे। ये विकिलीक्स का रिपोर्ट में भी कहा जाता है, ठीक है। तो ट्यूनीशिया के अंदर तो फिर ये सिविल वॉर स्टार्ट हो जाता है। तो सिविल वॉर जैसे ही स्टार्ट होगा तो फिर वो क्या हो जाएगा, वहाँ पे डेमोक्रेसी फुल्ली काम फुल्ली एस्टेब्लिश नहीं होगा, उसको एस्टेब्लिश होने में टाइम लगेगा, क्योंकि जो भी मोनार्की वाला जो गुट होता है ना वो बहुत दिन तक स्टेट के अंदर रहता ही रहता है। वो फिर वहाँ पे सिविल वॉर स्टार्ट हो जाता है। फिर ट्यूनीशिया में भी है स्ट्रगलिंग विद टू, इजिप्ट में ब्रीफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म रिटर्न तो मिलिट्री रूल अंडर द सीसी। अब्दुल फतह अल सीसी के टाइम में मिलिट्री रूल आया था, क्योंकि मिलिट्री भी चाहते थे। देखिए मोनार्की मोनार्की है, मोनार्किज्म है, तो मोनार्किज्म मिलिट्री के मिलिट्री पावर से ही चलता है, ठीक। लेकिन मिलिट्री में ही जब हो जाएगा भाई ये मोनार्की सही नहीं है, इसको हटाओ, तो फिर मिलिट्री आ जाता है। अब फिर मिलिट्री के बाद किस तरह से फिर डेमोक्रेटिक डेमोक्रेसी आता है, तो इट इज़। तो ये इजिप्ट के बारे में है, ठीक है। सीरिया, लीबिया, यमन, यहाँ पे मोनार्की, जॉर्डन, मोरक्को। जो जॉर्डन मोरक्को के अंदर जो भी मोनार्की था उस वो भी अपने में बहुत सारा चेंजेस लाया, बहुत सारा राइट्स दिए होंगे, जो भाई तुम इलेक्ट होके आओ, तुम इस चीज़ पे काम कर सकते हो, तुम्हारा हम इसमें ओपिनियन लेंगे, तुम्हारा जो राइट है उसमें हम तुमको इतना मतलब छूट दे सकते हैं। तो थोड़ा सा वो कह सकते हैं जो फुल्ली एकदम जो सर्विलांस स्टेट था, जो पुलिस स्टेट था, उसको थोड़ा सा चेंज करके ये जॉर्डन और ये मोरक्को में अभी चल रहा है, वहाँ पे थोड़ा सा मोनार्की, ठीक है। स्ट्रक्चर इशू में देखेंगे तो यूथ इन अनएम्प्लॉयमेंट जो रीजन है इसके पीछे, जो मोनार्की को हटाने के पीछे रीजन है, जो अरब स्प्रिंग के पीछे का रीजन है, वो जो देखेंगे वो मेन रीजन है इकोनॉमिक। कहा जाता है कि जब अनएम्प्लॉयमेंट वहाँ पे था, काम नहीं सही से हो रहा था, लोगों के पास जॉब नहीं थी, इनइक्वलिटी थी, वेल्थ वेल्थ कंसंट्रेटेड इन इलीट्स। जो मोनार्की का सपोर्टर था, जो मोनार्की के साथ काम कर रहा था, उसको खूब पैसा मिलता था, वो बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी बना रखा था। जो जनरल पब्लिक थे उसके पास जॉब होते ही नहीं थे, तो बहुत ज़्यादा डिस्पैरिटी आ गई थी समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर। एक बहुत एलीट क्लास था, एक बहुत वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी था। हाई फूड प्राइसेस, प्राइस 2008 से 11 का जो सब प्राइम क्राइसिस हुआ था, एक ये फैक्टर भी है जो अरब स्प्रिंग में अरब स्प्रिंग के पीछे जो 2008 में सब प्राइम क्राइसिस आया था अमेरिका के अंदर, लेमन ब्रदर्स जो फेल किया था, तो उससे वर्ल्ड इकोनॉमी पे पूरे इफेक्ट पड़ा था। वर्ल्ड जैसे कि मान लो एक मोनार्की स्टेट है, वो कोई गुड्स को एक्सपोर्ट कर रहा है, यदि कोई गुड्स को एक्सपोर्ट कर रहा है, यदि सब प्राइम क्राइसिस हो गया, यदि दूसरे कंट्री के अंदर जहाँ वो एक्सपोर्ट कर रहा है वहाँ पे डिमांड ही नहीं होगा, तो जो मोनार्की है, जो
गुड्स को एक्सपोर्ट कर रहा है, वो तो फिर उसको रेवेन्यू तो मिलेगा ही नहीं, और जब रेवेन्यू नहीं मिलेगा तो फिर वैसे ही जनता के अंदर बहुत सारा प्रॉब्लम है, और पैसा खर्च नहीं करेगा, यदि उसको मिनिमम नीड है उसको भी फुलफिल नहीं करेगा, तो जनता तो बोलेगा भाई तू हट जा, तू किसी काम का नहीं है, डेमोक्रेसी को लाने दे। ठीक है, तो एक सब प्राइम क्राइसिस भी एक फैक्टर था, जिसकी वजह से वर्ल्ड के अंदर बहुत सारे कंट्री का इकोनॉमिक जो पावर था बहुत तरीके से बुरी तरीके से बर्बाद हो गया था। ठीक, क्रोनी कैपिटलिज्म हुआ, मोनार्की होगा तो क्रोनी कैपिटलिज्म होगा, ये करप्शन, ब्लॉक इनोवेशन, अपॉर्चुनिटी। इनोवेशन नहीं हो सकता है मोनार्की के अंदर, क्योंकि आप लोगों के जो क्रिटिकल थिंकिंग है उसको क्या करते हैं, रोक देते हैं। वो किसी भी तरीके की इनोवेशन के बात करेगा तो वो आप रोक देंगे, बोलेंगे कि भाई नहीं नहीं नहीं, ये हमारे आइडियोलॉजी के अगेंस्ट जा रहा है। मोनार्की को हमेशा डर रहता है, जो किसी भी तरीके का वो इनोवेशन को वो सपोर्ट नहीं करते हैं। ठीक है, जब इनोवेशन नहीं आएगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ उस तरीके से होगा नहीं, वो प्रोस्परस होगा नहीं, लोगों का एम्प्लॉयमेंट आएगा नहीं। ठीक है, तो ये सब चीज़ स्ट्रक्चरल इशू है। इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑन अरब स्प्रिंग, इकोनॉमिक कोलैप्स, वार्टन कंट्रीज। ठीक है, भाई जब सिविल वॉर होगा तो इकोनॉमिक खत्म होगा ही ना, तो ड्रॉप इन टूरिज्म, कोई जाएगा ही नहीं, जब सिविल वॉर है तो कौन जाएगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगा ही नहीं। तो फिर जॉब क्रिएशन होगा नहीं, राइज इन इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन होगा, महंगाई होगी, इकोनॉमिक ग्रोथ हो, मतलब इकोनॉमिक अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहा है तो इन्फ्लेशन होगा ही होगा, अनएम्प्लॉयमेंट होगा ही होगा। सिविल वॉर चल रहा है तो फैक्ट्री प्रोडक्शन होगा ही नहीं, तो फिर एम्प्लॉयमेंट कहाँ से मिलेगा, अनएम्प्लॉयमेंट होगा। वर्सन पॉवर्टी एंड सोशल सर्विसेज, पॉवर्टी होगा उससे। ठीक है, तो ये इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ द अरब स्प्रिंग। ठीक है, ये देख लिए। ठीक है, सोशल एंगल यदि देखोगे तो यूथ वर्ल्ड, ये कहता है लार्ज यूथ पॉपुलेशन विथ पुअर जॉब, प्रॉस्परस, नो पॉलिटिकल वॉइस। सही कह रहा है, मोनार्की में उस टाइम क्या हुआ था, जो भाई जो पॉपुलेशन का ग्रोथ था, एक एक पीरियड होता है ना, जो 90s के बाद एक कह सकते हैं जो पीरियड हो गया, जिसमें कि इस कंट्री के अंदर है, इस कंट्री के अंदर पॉपुलेशन जो नया नया मतलब डेमोग्राफिक था, उसको एक तरीके से एक बूम हुआ था। तो फिर जब बूम हुआ तो फिर उसको अ, उसके लिए तो जॉब होनी चाहिए ना, लेकिन वो सब था नहीं, तो उस यूथ के अंदर ये एक काउंटर इमोशंस आ गया था, जो भाई ये काम का नहीं है, जो भी स्टेट है उसको हटाओ। एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन प्रोटेस्ट, यूथ ने पार्टिसिपेट किया था। होप्ड फॉर द राइट रिफॉर्म, रिजल्ट वैरिड फॉर द कंट्री, फ्रस्ट्रेशन उसमें था। ये सब अच्छा, टेक्नोलॉजिकल एंगल में देखोगे तो रोल ऑफ सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा था। ऑर्गेनाइजेशन ये पूरे चीज़ को एक्सप्रेट करता था, सब लोगों में पहुंचाते थे, स्प्रेडिंग द वीडियो, स्टेट ब्रुटलिटी। ठीक है, कोऑर्डिनेटिंग द अक्रॉस द सिटी एंड द कंट्रीज, ये सब चीज़ है। cyber activism, digital platform become the new era of dissent, online freedom clash with the government censorship। ठीक है, ये सब चीज़ें। जियो पोलिटिकल एंगल, ये जियो पोलिटिकल देखेंगे तो वो एक तो बता दिए, जो भाई वेस्ट एंड वेस्ट का एलाइड का है ही, जो भाई एक तो इसराइल को भी प्रोटेक्ट करना है, दूसरा ऑयल का भी था, ऑयल ऑयल भी एंगल था वहाँ पे, जो भाई ऑयल को हम मतलब पकड़ के रखें। तीसरा ये भी था, जो भाई रसिया को भी इधर आने ना दे, चाइना भी ग्रोथ कर रहा है तो उसको भी नहीं आने दे, नेटो एंड लीबिया। चौथा ये भी था कि भाई जितने भी यूरोपियन कंट्री है ना, यूरोपियन का सब पहले क्या था, ये पूरा अफ्रीका कंट्री क्या था, ये पूरा कॉलोनी था, तो वो नहीं चाहते थे कि भाई इसमें से ये हमारा कंट्रोल हट जाए। ठीक है, नेटो इन लीबिया, ईरान रशिया बैक द असद सीरिया, सऊदी अरेबिया यूएई बैकिंग द स्टेटस को इन बहरीन एंड इजिप्ट, सबका अपना चल रहा था। यूएस इनिशियली सपोर्टेड द प्रोटेस्टर, लेटर प्रायोरिटाइज द स्टेबिलिटी बैक इन द सीसी इजिप्ट। जब अल सीसी ने, जो एक मिलिट्री था, उसने हटाया उसको, मोनार्किज्म को, और मिलिट्री का आ गया, तो फिर मिलिट्री को सपोर्ट किया था अमेरिकन ने। ठीक है, तो ये कुल मिला के है। हम अभी इसमें इतना डिस्कस किया, यदि इसको लंबा खींच देंगे तो फिर ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा, फिर नेक्स्ट में हम देखेंगे और भी देखेंगे, फिर इसके आगे क्या क्या हुआ, यमन वमन के बारे में देखेंगे किस तरह से। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।